नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों मेरा नाम सूरज है और मैं ऐसी ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन लाता रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CDAC के बारे में, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बारे में है, और जानते हैं इसमें क्या वैकेंसीज है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग को CDAC के करियर वेबसाइट में क्या जाना है, और जो भी आपको स्क्रीन में जो लिंक आपको शो हो रही है वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी जो है आपको मतलब स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे कि बैंगलोर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बैंगलोर, उसके बाद चेन्नई, फिर दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पुणे एंड मोर, टू और मोर। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूपी से, जैसे मैं हूँ तो मैं यहाँ पे नोएडा वाली देख रहा हूँ। तो देखते हैं, और आपको बता दूँ कि जो नोएडा वाली है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ऐसा ही ओपन हो जाएगा, और ये लिखा है जैसे कि CDAC इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस एट ऑल लेवल्स फॉर नोएडा सेंटर। तो ये भी जो पोजीशंस जो होने वाली हैं सारी, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए है, एक मिनिमम आपकी 3 साल तक रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस में हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम 1 ईयर तक ही रहता है। तो ये इसमें काफ़ी अच्छी बात है कि 3 साल तक है। आपको काफ़ी सारा रिलेटेड एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और आगे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी इस एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट नंबर कुछ दिया गया है, और हम लोग इसके बात कर लेते हैं। तो CDAC जो होता है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग साइंटिफिक सोसाइटी है, और ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। एंड ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है पूरा। तो यहाँ पे जो है पूरा यही है, और ये सब काफ़ी बारे में उसके लिखा है। तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। एंड ओके, तो यहाँ पे स्किल सेट्स के बारे में पहले दिया गया है। जैसे कि लिखा था, कैंडिडेट शुड पोसेस रिलेवेंट स्किल सेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो दोस्तों आपके पास अगर आपने जो भी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखी है, आपके पास इन सभी रिलेटेड से कोई भी स्किल है तो आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए। और जैसे कि काफ़ी नई नई यहाँ पे स्किल्स के बारे में है। आप जैसे देख रहे होगे यहाँ पे डेटा साइंस हो गया, और BTech, MCA, BCA एंड MTech सब यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, एलिजिबल भी हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो पूरा बैकग्राउंड ही हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, BCA, MCA सब आ जाएंगे इसमें। और ये सब टॉपिक्स है, इसके जो सारी स्किल्स हैं ये सब अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोजीशंस के बारे में, और उनकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है विद इन नोएडा लोकेशन। तो यहाँ पे जैसे बात करें फाइनेंस एसोसिएट के बारे में, तो फाइनेंस से एसोसिएट की जो है उसकी 2 पोस्टें आई हुई हैं। उसी के साथ यहाँ पे बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में, जो कि डेटा सेंटर्स और IT सर्विसेज के लिए है, उसके लिए हमारे पास 10 पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आई है, जो कि E-गवर्नेंस पे है, उसके लिए हमारे पास 47 पोस्ट हैं। और आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के, उसके लिए 1 पोस्ट है। एम्बेडेड सिस्टम के लिए 41 है, इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर हेल्थ एंड इंफॉर्मेटिक्स के लिए 5 पोस्ट हैं। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सेकंड के लिए 22 है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो आपको इनके एनेक्शन में पड़ जाएगा, मिल जाएगा। अगर नीचे कोई जानकारी मिलती तो हम लोग इसको अभी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल आप पोस्ट और डिजिग्नेशन देख लीजिए, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। इसके लिए जैसे 4 है। और जैसे यहाँ पे कि स्पीच एंड NLP के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो आपके लिए 6 पोस्ट है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी एंड टूल सर्विसेज के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे पूरी जो है 25 जो है पूरी डेजिग्नेशन है, और उसी के साथ यहाँ पे रिस्पेक्टिवली उनके सामने पोस्ट दी गई है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें वेकेंट है। तो इसी के साथ आप लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी अभी एक पे ओपन करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तब तक हम लोग नीचे कुछ पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि टर्म्स एंड एंगेजमेंट का बताया है, तो मैंने बात की थी कि 3 साल तक जो है आपको यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो ये वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि 3 साल तक है। कॉन्ट्रैक्ट में भी कंसीडर्ड फॉर एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल से ऊपर भी हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, और उसी के साथ जो रिक्रूटमेंट और ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट का। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपको 3 साल से भी ज़्यादा काम करने को मिल जाएगा यहाँ पे, और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। कैंडिडेट इंगेज अंडर दिस शैल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट
डिराइव एनी राइट और क्लेम टू हैव रेगुलर पोस्ट अपॉइंटमेंट। तो ऐसा भी कोई रेगुलर वाला कोई सीन नहीं है इसमें है कि आप परमानेंट अभी हो सकते हो, पर यह है कि हाँ 3 साल तक तो आप कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा आपका। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन के सेक्शन की हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लिखा गया है फॉर ऑल द पोस्ट इंडिकेटेड द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फ्रॉम AICTE UGC अप्रूव कॉलेज इंस्टीट्यूट और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपके जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वो UGC से या फिर AICTE से अप्रूव्ड हो। और इन केस एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और कॉलेज इज फॉलोइंग एन इवेल्युएशन सिस्टम, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सिस्टम है CGPA, DGPA और OGPA का, तो जो लेटर ग्रेड है वेदर एप्लीकेबल होगा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू सबमिट प्रूफ ऑफ परसेंटेज इशूड बाय द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड अवॉर्डेड क्लास अलॉन्ग द डिग्री सर्टिफिकेट। तो जैसे यहाँ की बात करें तो जैसे कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होती हैं अब यहाँ पे CGPA यहाँ पे चलने लगा है, और इसी के साथ जो है यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो परसेंटेज कन्वर्जन है तो वो हर एक इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का अलग अलग परसेंटेज कन्वर्जन होता है। जैसे कुछ लोग मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, तो कुछ लोग 8 पॉइंट समथिंग करते हैं, तो वो जो है आपको यहाँ पे अवॉर्डेड क्लास होंगे डिग्री सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कंपैरिजन वाला कन्वर्जन जो है वो इनके साथ लगाना पड़ेगा। कैंडिडेट इन द लास्ट सेमेस्टर हु वुड कंप्लीट द कोर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। किसी का लास्ट सेमेस्टर है बिल्कुल, जो क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर ही चल रहा है इस टाइम पे देखा जाए तो वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। इफ़ सेलेक्टेड द ज्वाइनिंग शैल बी आफ्टर पासिंग, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो या तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपने जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके पास होने के बाद आपको उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, तो एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट प्रोसेसिंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इफ सॉट फॉर ओनली नीड्स टू अप्लाई। अगर यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है अगर वो रिलेवेंट पोस्ट से है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करें, अपना एक्सपीरियंस दिखाएं। और साथ साथ यहाँ पे एकेडमी टीचिंग रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क प्लेसमेंट आर नॉट पार्ट ऑफ एकेडमिक करिकुलम एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सपीरियंस। तो जैसे कि यहाँ दोस्तों यहाँ बता दिया गया है कि अगर किसी एकेडमी में आपने पढ़ाया है या टीचिंग में कराया है या रिसर्च वर्क आपने किया खुद से और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है आपका, या फिर आपने इंटर्नशिप करी है कोई प्रोजेक्ट वर्क या प्लेसमेंट के लिए रिकॉर्डिंग जो भी आपने एकेडमिक के दौरान आपने किया है करिकुलम में जो भी था आपके, तो उसको एक्सपीरियंस की तरह काउंट नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कैंडिडेट शुड प्रोसेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड बाय द प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर क्लियरली इंडिकेटिंग पीरियड एम्प्लॉयमेंट सैलरी नॉट इन पोस्ट हेल्ड। तो जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की हम लोग बात कर रहे हैं वो उस कैंडिडेट के पास आपके पास पर्टिकुलर पीरियड का एक पूरा होना चाहिए एक्सपीरियंस लेटर, जो भी जहाँ भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है एम्प्लॉयमेंट का, और उसी के साथ साथ जो आपको सैलरी मिली है कुछ उसके सैलरी आपने विड्रॉ की है उसका भी आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं आगे हम लोग फोर्थ पॉइंट की, तो डिसीजन ऑफ सीडैक विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस विल बी फाइनल। यहाँ पे जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस विद फाइनल जो डिसीजन होगा वो सीडैक की तरफ से होगा, जो इंडिकेट करेगा विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी नॉट कंसीडर्ड। आपको जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करेंगे फिर उसके बाद जो है सीडैक की तरफ से डिसीजन में पूरा चेक होगा, वरना अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपके जो प्रायर इंटीमेशन है वो कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सीडैक इंटरनल कैंडिडेट्स need to complete at least 2 year service in CDAC in the existing position on a date of notification for applying positions are notified। तो दोस्तों जो भी CDAC के जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हैं, किससे बहुत लोग इस प्लेसमेंट या इस जो अपॉर्चुनिटी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, तो कभी कभी यहाँ पे 1 साल की भी होती है, पर ये वाली जो है 3 साल की है। तो जैसे कि वो पुराने लोग कर चुके हैं, इनकी 1 साल थी, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास 2 ईयर का जो है सर्विस होना चाहिए कम से कम, तभी आप जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसा लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में। तो दोस्तों एज लिमिट की बात करें हम लोग तो अपर एज लिमिट विल बी स्पेसिफाइड अगेंस्ट ईच पोस्ट। हर पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है। एंड यहाँ पे बात करें एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी है और फिजिकली चैलेंज है, एक्स सर्विसमैन है, वुड बी एलिजिबल और रिलैक्सेशन एंड इंडियन नॉर्म्स। तो यहाँ पे है अपर कैटेगरी जो है उसके लिए अभी कुछ यहाँ पे वो रिलैक्सेशन नहीं है, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनकी वो एलिजिबल है रिलैक्सेशन के लिए। थर्ड पॉइंट में लिखा है यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन पे स्केल विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन एज 5 ईयर इंक्लूडिंग अदर एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल। तो 5 साल का यहाँ पे आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे बात करें हम लोग कॉपी ऑफ यहाँ पे सबमिट करनी है आपको कास्ट सर्टिफिकेट की एज अ डॉक्यूमेंट के लिए। एंड जो
ये सर्टिफिकेट है वो यहाँ से वैलिड होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ के भी वैलिड होनी चाहिए, और ये सब जो है इससे मैच होना चाहिए आपका मार्कशीट और वगैरह। एंड ये सब कुछ जानकारी थी एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है हम लोग का। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर दिया था ऊपर, वो आपको जो है होना चाहिए। जैसे कि उसमें 60% होना चाहिए आपके सब ग्रेजुएशन 12th 10th सब में 60% से अबव होना चाहिए, तभी आप हैं। लिखा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड आर द मिनिमम रिक्वायर्ड्स फॉर एंड द पोजीशन of the same does not automatically make the candidate entitled to be called for written test or selection process। तो यहाँ पे बोल रहा है जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर वो सेम नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से रिटन टेस्ट से कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपका जो गलत भरा होगा तो। मतलब अगर आपका जो रिलेवेंट नहीं होगा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन तो वो तो जाहिर सी बात है आपको सही भरना है। अगर आपके पास है तो ही भरें, वरना ना भरें, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो पहले से ही कैंसिल कर देंगे, तो आप रिटन टेस्ट में तो वैसे भी नहीं बैठ पाएंगे। देयर विल बी एन इनिशियल स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो आपके पहले जो है आपका जो एप्लीकेशन जाएगा उसके बाद एक इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड होगी। अगर उस स्क्रीनिंग राउंड में आप हो जाएंगे तब आपका जो है फर्दर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आगे बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज आफ्टर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ लिमिट्स इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड आर मोर एनी ऑफ द पोस्ट डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के बारे में बात किया गया है, जैसे एक्सपीरियंस प्रोफाइल, रिटन टेस्ट, ये सब जो है आपको कट ऑफ करनी है तब आके आगे आप बढ़ेंगे। एंड आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी कैरीड आउट बाय द रिस्पेक्टिव सीडैक सेंटर बेस्ड ऑन इट्स रिक्वायरमेंट एंड ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्ट बाय फॉर फर्दर प्रोसेस। जो भी सीडैक की तरफ से ही यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है तो वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपको कांटेक्ट नहीं किया रहा तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए। और इसको अप्लाई कैसे करना है ये पूरी जानकारी यहाँ पे दी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप लोग को मैं ये जो ये इनके लिंक है इनकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी हुई है, तो आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। और ये सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट भी कुछ दिए गए हैं, तो आप ही लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे तो इसमें कुछ खास है नहीं, और वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात की गए। तो उससे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट हो गया है, 1 फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और जो इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट बात करें इसके रजिस्ट्रेशन की तो जो है 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और इंटरव्यू डेट के लिए अभी इन्होंने जो है कम्युनिकेट करेंगे लोग ईमेल के द्वारा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है सीडैक का, जो कि नोएडा में C56/1 सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश। फ़ोन नंबर भी दिया है, कोई इंक्वायरी से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है उस हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 18th नंबर वाले की, तो जैसे कि हम लोग इसको ओपन करते हैं तो ये पोस्ट के बारे में बकायदा दिया गया है कि जो है आपका सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर है आपका, 7 पोस्टें हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 7 है, लोकेशन आपकी नोएडा रहने वाली है। एज की बात करें आपकी 40 ईयर होनी चाहिए, 40 ईयर होनी चाहिए मतलब। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इनमें से आपके कुछ भी कर रखा हो, या तो आप BE BTech हो, या आपकी मास्टर्स हो रखी हो, और M.Tech हो रखा हो, या आप PhD होल्डर हो। और यहाँ पे देखा है 60% जो होने चाहिए आपके इक्विवेलेंट, मैंने जैसे पहले बताया था आपके पास 60% सब में होने चाहिए आपके पास। एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। साथ साथ यहाँ पे स्किल सेट के बारे में पूरा लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस यहाँ पे ये सब इन सब चीज़ों में होना चाहिए आपके पास। एंड जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि सीनियर एप्लीकेशन सर्वर एडमिन आप ऐसा काम करेंगे वहाँ पे, और आप क्या क्या आपके जो है मॉनिटरिंग का आपका क्या काम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड सैलरी ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो मिनिमम जो है आपका 10.11 LPA का आपका जो है पैकेज यहाँ पे होगा। कैंडिडेट्स विद हायर एक्सपीरियंस विल बी ऑफर्ड हायर सैलरी एज पर पॉलिसी। आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको इससे ज़्यादा भी मिलेगा, पर जो मिनिमम है इनका वो 10.11 LPA है। तो दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।